री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मुख्य परीक्षा में लेखन के आयाम और उपागम ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब हम मुख्य परीक्षा लिखने जाते हैं तो वहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिखने के क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसके क्या आयाम होते हैं और उसका क्या उपागम होता है, इस बिंदु को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेशन में हम लोग मुख्य परीक्षा के आयाम और उपागम के साथ साथ ऐसे सवाल जिसका उत्तर हमें सामान्यतः नहीं आता है, विशेष करके जीएस के प्रश्न पत्र, चूंकि 4 प्रश्न पत्र इसमें जीएस के होंगे, तो उन सभी सवालों को किस तरीके से हम लोग जो है समेट सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुख्य परीक्षा में लेखन के जो आयाम और उपागम होते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। जैसे प्री और मेंस का जो अप्रोच है वो अंतर होता है। प्रारंभिक परीक्षा और बनाम जो है मुख्य परीक्षा, जहां पर प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग तथ्यों पर बल देते हैं, ज्ञान पर बल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यात्मक जो है सूचनाओं को हम लोग कलेक्ट करें और उसके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के उत्तर को हल करें। उसी आधार पर जो है देखा जाए तो मुख्य परीक्षा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस रूप में कि यहाँ पर हम तथ्य के बजाय जो है कॉन्सेप्ट पर बल देते हैं और नॉलेज केवल एकत्र करने के बजाय हम समझदारी और विवेक से किसी टॉपिक पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करते हुए उत्तर का लेखन करते हैं कि आपके उत्तर लेखन में जो है वो यहाँ पर समझ आधारित होना चाहिए। दूसरा, वो अवधारणात्मक होना चाहिए। और आयाम की जहां तक बात है तो ये बहुआयामी होना चाहिए। बहुआयामी होना चाहिए, समझ पर आधारित होना चाहिए, अवधारणात्मक होना चाहिए। और आपके जो उपागम है जो यहां पर देख रहे हैं अंतर संबंधित होना चाहिए। अंतर संबंधित होना चाहिए। अंतर संबंधित उपागम का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी टॉपिक पर कोई उत्तर लिखते हैं तो उसका क्या आशय है और कौन कौन से और आयाम हैं और कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, हम उनकी बातों को भी संक्षिप्त रूप से उसमें जरूर डालने का प्रयास करें। यह आपके उत्तर लेखन को संपूर्णता प्राप्त करता है, एक कंप्लीटनेस उसमें जो है आता है और ये बताता है कि अभ्यर्थी किसी प्रश्न के बारे में उसके सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक के सभी पक्षों और पहलुओं को जानता है, समझता है, तभी उस पर एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचता है और एक बेहतर निष्कर्ष के आधार पर ही वह उस पर निर्णय ले सकता है। इसी बात की मांग जो है कमीशन आपके उत्तर लेखन में जो है करता है कि ये सारे बिंदु जो है होने चाहिए, जो कि प्रारंभिक परीक्षा से आपके उत्तर लेखन को मुख्य परीक्षा में डिफरेंट बनाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो दृष्टिकोण है कि लेखन के जो आयाम और उपागम है वो मुख्य परीक्षा में निश्चित तौर पर पृथक होते हैं। और इन बिंदुओं को यदि आप समझ करके अपने मेंस के प्रिपरेशन में इन बातों को डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर जो है डिफरेंट होता है, आपका उत्तर इफेक्टिव होता है, आपका उत्तर जो है वो संतुलित होता है। और इसी बात की मांग जो है वो आपका कमीशन आपसे जो है करता है। कुछ ऐसे सवाल वहां पे आते हैं जिसके बारे में सामान्यतः आप सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको नहीं होता, एक जो उसका ढांचा है वो आपको नहीं पता होता है एक बेहतर तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे उत्तर लेखन में हमेशा जो ये बहुआयामी जो शब्द प्रयोग में आ रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप अपने उत्तर का लेखन कर पाएंगे और कमीशन के द्वारा जो भी पूछी जा रही है उसके नजदीक पहुंच पाएंगे। ऐसे सवालों पर जो बहुत ही सॉलिड तरीके से आपको नहीं पता होता है तो इसे कई तरीके हो सकते हैं। जैसे बहुआयामी आंसर में कि कोई सवाल पूछा जाता है और बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप उसके कई आयाम दिखाते हैं। जैसे आप उसको जो है सामाजिक संदर्भों में जो है ले सकते हैं। ये सवाल के नेचर पर निर्भर करता है, इसलिए इस आयाम को हम भी कई आयामों में देखेंगे। सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है,
राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक हो गया। कुछ नैतिक संदर्भ भी होते हैं, धार्मिक होते हैं। वर्तमान समय में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरणीय जुड़ा हुआ है, इसको भी आप जोड़ेंगे उसमें, पर्यावरणीय। अब आप देख रहे होंगे कि इन सभी पहलुओं को अगर हम किसी आंसर में डालते हैं, जैसे किसी चीज का क्या जो है प्रभाव होता है, तो वो प्रभाव इन सभी चीजों के संदर्भ में भी जो देखा जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती, तो लोकतंत्र के मजबूती के कई आयाम हो सकते हैं, उसमें शैक्षिक कारण भी हो सकता है। जैसे आप डालेंगे इसमें शैक्षिक कारण, तो ये प्रश्न के अनुसार इसमें जो इसके आयाम हैं वो घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सभी बिंदुओं से, इन सभी आयामों से वह उत्तर आपका जरूर जुड़ा होगा, प्रश्न आपका जरूर जुड़ा होगा। अगर इन बातों को उसमें आप डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर इफेक्टिव होता है। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा एक और बहुआयामी तरीका इसमें बनता है, अप्रोच बनता है कि जैसे किसी चीज पर जो है आप अगर वो दूसरे संदर्भों में रहेगा, अभी हम इसको देखेंगे, अर्थ के रूप में आ गया, उसका जो है कारण हो गया। जैसे मान के चलिए ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सवाल पूछता है, तो अर्थ उसका हो गया, कारण हो गया, उसके जो है दुष्प्रभाव हो गए, कारण हो गया, दुष्प्रभाव हो गए, इसके जो है उपाय हो गए, इसके लिए जो है बचने के लिए जो है प्रयास हो गया। अभी इसमें क्या वर्तमान समय में जो है समस्या है उसको हम लोग इसमें दिखा सकते हैं और अपने विचार अंत में जो है निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कितने बिंदु जो है बन रहे हैं। तो इस तरीके से एक जो बहुआयामी उत्तर लिखने का तरीका है, ये भी माध्यम हो सकता है, एक ये माध्यम हो सकता है, एक ये माध्यम हो सकता है कि इन तरीकों से भी जो है उसके बन जाए। दूसरा जैसे मान के चलिए कि अगर एक और तरीका भी हो सकता है कि मान के चलिए कि पूछता है महिलाओं की समस्या, महिला सशक्तिकरण, इन सभी बिंदुओं से संबंधित अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसमें देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का जो है आशय और स्वरूप उसका क्या है, उसका ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका आकार क्या है, आकार क्या है, उसका आकार एवं विस्तार आप इसी में लिख सकते हैं, आकार एवं विस्तार क्या है। अब इसमें जो क्षेत्रवार भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, फिर इसके कारण भी आप दिखा सकते हैं, फिर उपाय दिखा सकते हैं और अंत में निष्कर्ष दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये भी जो है एक माध्यम बनता है। अब आप देखेंगे अपने सारे सवाल लगभग कहीं ना कहीं इन सभी प्रकार के आपके अप्रोचेज में बहुआयामी तरीके से किसी प्रश्न के उत्तर को लिखने के जो है ढंग जो है उसमें आपका प्रश्न मिलता जुलता नजर आएगा। तो आपका जहां पे लेखन का जो आयाम और उपागम है वो इन बिंदुओं के तरफ और इन बिंदुओं के माध्यम से आगे बढ़ता है, वहीं पर यह आपके उत्तर को एक आकार देने में आपका मदद करता है। तो कुल मिलाकर के जो है लेखन जो है वो उसका आयाम और उपागम जो है वो बहुआयामी और अंतर संबंधित होना चाहिए तथा बहुआयामी तरीके से अपने उत्तर को लिख करके उत्तर को एक संपूर्णता प्रदान करना चाहिए और एक संतुलन प्रदान करने का प्रयास होना चाहिए। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे और अब प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अंतर है। पहले जहां पर सवाल काफी बड़े होते थे, उनकी शब्द सीमा 1000, 1200, 1500 शब्दों तक होता था, लेकिन अब वो 150, 200 शब्द, 250 की सीमा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या अधिक हो गई। तो कमीशन जो है आपसे ये मानता है कि आप उसमें केवल लिखने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि सही चीज लिखने का प्रयास कीजिए। जो आपका सवाल पूछा जाता है आप जो है उसी का सीधा उत्तर लिखने का जो प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कोई भी एग्जामिनर आपके कॉपी का मूल्यांकन करता है
तो उसमें जो है वो उन्हीं जो है बातों को खोजने का प्रयास करता है जो उस प्रश्न का उत्तर होता है। यदि आपके द्वारा केवल लिखने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि इस बात पर जो है नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि लिखा क्या जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वह इरिटेटिंग होता है और अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आप जब प्रश्न पूछा जाए, छोटे जो सवाल हैं, जैसे कहीं टिप्पणी पूछ लेता, एक सवाल में 3-3, 4-4 टिप्पणी, तो आपको जो पूछा गया है एकदम टू द पॉइंट वही शब्द जो है 50 से लेकर के जो है 75 शब्दों में, 60 शब्दों में लिख देना है। क्योंकि शब्द जो सामान्यतः अगर 250 के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें 4 टिप्पणी पूछ लेता है एक सवाल में। सामान्य प्रश्न 250 शब्दों के, अगर उसमें 5 या 4 टिप्पणी पूछ लेता है तो 50 से 60 शब्द आपके पड़ेंगे। तो आपको वहां पे एकदम टू द पॉइंट उत्तर लिखना होगा। उसमें ये नहीं चीजें कि उसमें आप जो है उसका पृष्ठभूमि दिखाइए, उसका फिर उसके बाद मेन कंटेंट पे जाइए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम दिखाइए, फिर अपने विचार दीजिए, फिर निष्कर्ष, ऐसे सब नहीं लिखना। उसमें टू द पॉइंट उत्तर लिखा जाता है। जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें आप इस स्ट्रक्चर में जो है जा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, और जब ऐसा करके आप उत्तर का लेखन करते हैं तभी आप जो है अपने समय प्रबंधन के साथ न्याय कर पाते हैं। क्योंकि किसी सवाल में अगर आपने बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण अपना लिया और उसमें इन सभी स्ट्रक्चर में लिखने का प्रयास किया कि पहले हम उसका जो है प्रस्तावना डाल देते हैं, फिर अर्थ डाल देते हैं, फिर इतिहास डाल देते हैं, तो आप उत्तर जो लिखना है वो या तो बहुत छोटा लिखेंगे या तो जो है बाद में छूट जाएगा, और ऐसा करके आपका उत्तर भी बड़ा होगा, शब्द सीमा का आप उल्लंघन करेंगे और अन्य सवालों के साथ अन्याय होगा। यहाँ पर इस बात को भी समझना आवश्यक है कि मुख्य परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं वहां पर वही उत्तर लिखना, उतने ही शब्द सीमा का अनुपालन करना, इसके माध्यम से भी आपके अनुशासन का जो परीक्षण कमीशन आपसे जो है करने का प्रयास करता है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगली सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना चाहिए, क्योंकि वहां से जो है आप अपना सीधा मूल्यांकन कर पाते हैं कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि जब आप पाठ्यक्रम पूरा पढ़ लेते हैं तो आप उस पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, समझ उसके बारे में पैदा हो जाती है। लेकिन जब आप प्रश्न हल करते हैं तो वहां प्रश्नों के आयाम अलग अलग हो सकते हैं, प्रश्नों के पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रश्नों के कठिनाई का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो इससे एक व्यापक दृष्टिकोण आपको मिलता है और एक व्यवहारिक पहलू निकलता है कि हम किस तरीके से मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कर सकें। तो ये चीज जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर हल करना चाहिए। अगला यह है कि एग्जाम के पहले, जैसे अभी आगामी पीसीएस की परीक्षा के लिए जो समय बचा हुआ है, इसमें अब आप लोगों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, या प्रैक्टिस सेट जो उठा करके, या स्वयं जो है प्रश्न पत्र बनाया हुआ जो है कोई एक दूसरे को अपना शेयर करके उस पर उत्तर लेखन उसी तरीके से कर सकता है जिस तरीके से हम परीक्षा में बैठते हैं। यानी कि 3 घंटे का यदि पेपर है तो हम उसी तरीके की कॉपी पर अपने मोबाइल बंद करके 3 घंटे में लिखने का प्रयास करते हैं। आप यकीन मानिए कि जब पहला दूसरा पेपर आप लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, चाहे समय प्रबंधन की कमी हो या आपके लेखनी की जो है समस्या हो कि आप उसमें कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहे हैं या कोई हेजिटेशन हो। और जब आप 7वें 8वें पेपर तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हम एकदम सहज हैं इस परीक्षा को लेकर के, और तब उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यकीन मानिए कि आप वहां पर पहुंचने के बाद उसी तरीके से सहज ढंग से आप उत्तर लिखेंगे जैसे आप अपने स्टडी रूम में जो है लिखते हैं। तो इसके लिए ये जो जरूरी है, बेहद आवश्यक है कि कम से कम आप 6 से 7 पेपर 8 पेपर आप जरूर लिख करके जाएं और उसी पैटर्न पर जैसे आप मुख्य परीक्षा में लिखते हैं। तो यकीन मानिए कि इससे जो है आपका उत्तर लेखन, चाहे वो समय प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो हेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वर्तनी अशुद्धि को लेकर के हो, तो इनके आधार पर उसमें सुधार और परिष्करण होता है, जिससे आप मुख्य परीक्षा में जो बेहतर ढंग से अपनी प्रस्तुति दे पाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आप लेखन कौशल को जो बेहतर कर पाते हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रैक्टिस सेट और बार बार जो है प्रश्नों को लिखना और लेखन कौशल को जो है परिष्कृत करना, जिससे कि आप अपनी प्रस्तुति बेहतर ढंग से दे पाते हैं। क्योंकि आपको नॉलेज क्या है यही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मुख्य परीक्षा में लिखते कितना है और क्या लिखते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी बातों को आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी, अपने अभ्यास और एग्जाम के टाइम पर उत्तर लेखन में जरूर शामिल करेंगे, और ऐसा करके जो है आप अपने उत्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। आप सभी लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होने, परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ढेर सारी जो है शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में जाकर के बेहतर ढंग से लिख करके जो है आए। आज के इस संक्षिप्त जो है
चर्चा में हम लोगों ने जो मुख्य परीक्षा में लेखन के आयाम और कौशल तथा उसके उपागम पर जो चर्चा किया, तो आपके लिए जो है यह सेशन निश्चित तौर पर लाभदायक होगा। इसे आप जरूर अपनी बातों में जो है, अपने लेखन में, अपने परीक्षा में जो सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ और नई बात के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।